अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई है और इस मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 35 पहुंच गई है। बिहार में कोरोना से एक और शख्स की जान आज गई है और कुल आंकड़ा मरने वालों का 35 तक जा पहुंचा है। आज सामने आए कोरोना के 97 नए मामले, कोरोना पॉजिटिव के 97 नए मामले आज सामने आ चुके हैं। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 6043 तक जा पहुंचा है। संक्रमित मरीजों में ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं। और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक एक करके मौत का ये आंकड़ा बढ़ता हुआ और परेशानी भी बढ़ाता हुआ। बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए पर मौत की बात करें तो कुछ कम हुआ था, लेकिन फिर से देखा जा रहा है कि जो बीमार मरीज हैं, खासकर जिनमें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या कैंसर है, तमाम ऐसी जो क्रॉनिक डिजीज है, उस बीमारी से कहीं ना कहीं जो पहले से बीमार लोग हैं उनमें ज्यादा खतरा है। और बार बार स्वास्थ्य विभाग की भी अपील की जा रही है कि लोग जो है सावधानी बरतें और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रयास करें। तो निश्चित रूप से जो इम्यूनिटी कमजोर वाले लोग हैं उनको खतरा है और ऐसे में उनकी मौत हो रही है। अब तक आंकड़े 35 पहुंच गए हैं। राज्य सरकार की बात अगर करें तो क्वारंटीन सेंटर से अब लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। अब 15 तारीख से तमाम जो बिहार के 38 जिले हैं वहां पर सैंपल जांच होगी, यानी अब तक 31 जिले में जांच हो रही है और 15 तारीख से 15 जून से सभी 38 जिले में जांच होगी। साथ ही जो अत्याधुनिक मशीनें हैं, ट्रूनेट मशीन हो, RT-PCR हो या अन्य मशीनें हैं, वो आपूर्ति करा ली गई है। सैंपल जांच की क्षमता नीतीश कुमार के जो निर्देश थे 10,000 रोज, अब 10,000 जांच की क्षमता का दावा भी 20 तारीख को पूरा कर लिया जाएगा। 20 जून को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि सभी जिले में जांच होगी और 10,000 तकरीबन रोज सैंपल की जांच होगी। माना यह जा रहा है कि जो भी पॉजिटिव मरीज हैं, जिनके जांच नहीं हुए थे, जिनके सैंपल अभी तक लिए नहीं गए थे, उनकी सैंपल लिए जाएंगे और उसके बाद जो बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद पर तनाव के बीच सीतामढ़ी में नेपाल पुलिस की फायरिंग में भारत के एक नागरिक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग इस दौरान जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि भारत के कुछ नागरिक भारतीय सीमा में घुस रहे थे, जिस पर विवाद हुआ और झड़प हुई। इस दौरान नेपाल पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की जान गई जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। गया है काम करने खेत में, बॉर्डर साइड में खेत पड़ता है, वहाँ पर ऐसे कि वहाँ पर काम कर रहा था, वो बोलता है कि नहीं करो नहीं करो, ऐसे बातचीत हुआ है। कमती में लगभग 17-18 गोली चला है वहाँ पर। गोली कौन चलाया है? सशस्त्र वाला नेपाल वाला चलाया है। सोनबरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत जानकी नगर के क्रॉस जो नेपाल का इलाका है, उसमें यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और नेपाल की जो SPF है उसके बीच में झड़प हुई है। इसमें नेपाल के SPF के द्वारा जो फायरिंग हुई है उसमें एक व्यक्ति विकेश राय की मृत्यु हुई है, 2 अन्य। और सहयोगी राकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, फिलहाल किस तरह की कार्रवाई हो रही है? बाकी 3 लोग जो जख्मी हैं उनकी स्थिति कैसी है? जी विभा, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो तीन लोगों को जो गोली लगी है उसमें से 2 लोगों को सीतामढ़ी सदर अस्पताल के निजी नर्सिंग सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें निजी नर्सिंग होम में भर्ती रेफर कर दिया है। और जो घटना स्थल है वहाँ की स्थिति काफी तनावपूर्ण है। उधर नेपाल जो सीमा है वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में नेपाल पुलिस के जवान वजह क्या है जिस वजह से गोलीबारी करनी पड़ी? जी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज सुबह तकरीबन 9 बजे जो लालबंदी गांव की एक महिला थी जो वहां जाना चाह रही थी अपने बेटे के साथ नेपाल में अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए, तो उनको जो नेपाल पुलिस के जवान है उन्होंने उन्हें रोक दिया और इसी बात पर कहा सुनी हुई और उनके जो बेटे हैं उसको डंडे से पिटाई कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और 10 की तादाद में जब लोगों ने इसकी शिकायत करने फिर नेपाल पुलिस के पास पहुंचे तो उन लोगों की भी फिर से दोबारा पिटाई कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और तकरीबन 30 से 40 की संख्या में वे नेपाल जो पुलिस पिकेट था वहां पर पहुंच गए और इसको देखते हुए जो नेपाल पुलिस के जवान हैं उन्होंने फायरिंग कर दी और 4 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। विकास राय जो मृतक है उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि नागेश्वर राय, उदय ठाकुर, उमेश राय गंभीर रूप से जख्मी है। बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए इस छोटे से मामूली से बात को लेकर के किस तरीके के हालात हुए, एक शख्स की जान जा चुकी है। सजा याफ्ता होते हुए जन्मदिन पर रिम्स में केक काटना आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को महंगा पड़ सकता है। जेडीयू ने इसे लेकर जेल मैनुअल का उल्लंघन बताया और कार्रवाई की मांग करते हुए
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम खुली चिट्ठी लिखी गई है। साथ ही कार्रवाई की मांग भी की गई है ताकि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। दरअसल सजा याफ्ता लालू प्रसाद ने कल अपना 73वां जन्मदिन मनाया था और रिम्स में केक काटने और वीडियो के जरिए परिवार वालों से बात करते वीडियो वायरल हुआ था। कल पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन था। उनके पुत्र भी उनसे मिलने गए, यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन मनाया गया, आपने देखा कि एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने केक काटा। अपने परिवार के लोगों के मिलने के तहत उन्होंने वीडियो कॉलिंग की। तो इस तरह के तमाम चीज देखे गए कि वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, जबकि स्पष्ट रूप से जेल मैनुअल में ये कहा गया है कि ना बाहर से कोई चीज आ सकता है, ना कोई पार्टी की जा सकती है, ना मोबाइल को यूज किया जा सकता है। तो खुले रूप से जिस प्रकार से जो संविधान को बचाने की बात ये लोग करते हैं, अक्सर आप देखेंगे राजद हो या लालू जी हो या तेजस्वी जी, वो अक्सर कहते हैं संविधान में हमें विश्वास है और संविधान हम बचाने वाले लोग हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया, जेल मैनुअल का उल्लंघन किया। उसी के तहत हमने जो मुख्यमंत्री झारखंड है उनको एक खुला चिट्ठी लिखा है कि जेल मैनुअल के तहत जो उल्लंघन की गई है, जिसका कि प्रमाण के तौर पे वीडियो भी वायरल हो रखा है, उसके तहत जो कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए वो लालू प्रसाद यादव जी को होना चाहिए। क्यों? बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीएम नीतीश ने कार्यकर्ताओं को रोजाना 90-10 का फॉर्मूला सुझाया है। मतलब 90% समय का इस्तेमाल वो सरकार की उपलब्धियों को, उनके किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने में करे। वहीं 10% समय का इस्तेमाल विपक्षी दलों की आलोचना के जवाब में वो इस्तेमाल करें। नीतीश कुमार पिछले 5 दिनों से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ 4 से 6 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल सम्मेलन करते हैं, उन्हें टिप्स देते हैं। इस वर्चुअल सम्मेलन का आज आखिरी दिन है और इस दौरान 90-10 के फॉर्मूले पर काम करने का नुस्खा भी दिया जा रहा है। नीतीश कुमार आज 5 जिलों के कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं, जिसमें अरवल हो, जहानाबाद हो, औरंगाबाद, गया और नवादा, ये तमाम जिले शामिल हैं। नीतीश कुमार के वर्चुअल सम्मेलन में कोरोना से लेकर के विकास योजनाओं तक सब पर बातचीत होती है, मगर खास तौर पर उनके निशाने पर लालू राबड़ी राज का 15 साल होता है, जिसकी वो अक्सर अलग अलग तरीके से आलोचना करते रहे हैं। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर के बीच में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ये तमाम आरोप प्रत्यारोप इस वक्त जारी। ये कर्तव्य है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि चिंता मत करिए, लेकिन अपनी बात सब लोगों के बीच में पहुंचानिए प्रेम से। और अपना जब काम करने का जो 90% है उसमें सकारात्मक जो काम किए हैं उसकी चर्चा, पहले की स्थिति क्या थी और अब क्या है। और 10% का टाइम लगाइएगा जो अनाप शनाप बोल करके इधर उधर झूठा प्रचार और गंदी बात करता है, उसका जवाब 10% टाइम में दीजिएगा। लेकिन हमारा ये काम नहीं है कि खाली उसी के जवाब देने में रहिए, फालतू बात है। तो जो काम किया है वो चर्चा के बाहर चला जाएगा, इसलिए जो काम है उसी को चर्चा में लाना। और जो हमने जिक्र कर दिया। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नीतीश कुमार की तुलना सलमान खान से करते हुए कहा कि नीतीश अपनी हर कमिटमेंट पूरी करते हैं और इस बार के चुनाव में एनडीए को 200 से ज्यादा सीटें हासिल होंगी, जिसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी ने कहा कि जेडीयू चुनावी मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है, तो कांग्रेस ने इस पे कहा कि नीतीश ने आज तक अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। और आप लोग जानते हैं कि अगर वो कोई कमिटमेंट करते हैं तो सलमान खान वाला फिल्म था ना एक, जो मैं कमिटमेंट करता हूं तो फिर किसी की नहीं सुनता। तो वही बात है, कमिटमेंट अगर उन्होंने कर दिया, अगर उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम बिजली पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिया, कमिटमेंट कर दिया कि हम रोड बना देंगे तो बना दिया। लेकिन पता नहीं संजय जी कहाँ से यह कविता उनके माध्यम से पढ़ लिए। यही माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी हैं कि बोले थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। संजय जी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जनता के हित में जो जो डिसीजन लेते और कल होकर के पलट जाते हैं। अब नीतीश कुमार ने मंत्री भी ऐसे लोगों को बनाया है जो राजनीतिक तौर पे दरिद्र हैं। 15 साल के चीफ मिनिस्टर की तुलना एक फिल्म अभिनेता से कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कमिटमेंट की बात है, उसमें तो नीतीश कुमार जी फेल साबित हुए। लोगों को याद है
उन्होंने कमिट किया था कि बीजेपी से दोबारा हाथ नहीं मिलाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा। विधानसभा के अंदर कहा था। बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी कहा था और आज उसके साथ सरकार चला गया। तो ये एग्जाम्पल नहीं सेट करेगा। गया में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम के साथ होटल संचालक ने बदसलूकी की और जमकर हंगामा किया। क्या होटल संचालक ने नाले पर अतिक्रमण किया हुआ था। नगर निगम की टीम इसी अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसने अपने समर्थकों के साथ हंगामा शुरू किया और काम को रोक दिया गया, जिसके बाद होटल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उसने हमारे नाले पर अपना किचन रूम बना लिया था, जिसके आपके वहाँ पर फुटेज भी आपके पास है। उनको 2 दिन पूर्व में भी बोला गया था हटाने के लिए, 2 दिन का उनको टाइम दिया गया था। हमने स्वयं जाके वहाँ पर उनके मालिक को बताया था कि भैया हटा लीजिए, मेरा लेबर है। परंतु आज उनके द्वारा जो है अवरोध पैदा किया, सरकारी कार्य में बाधा डाला गया और वो हमारे निगम कर्मी को कार्य करने नहीं दे रहे थे। गोपालगंज में गंडक से कटाव जारी है। सदर प्रखंड के खवाजपुर और मलाही टोला, मकसूदपुर, सिहोरवा, पतहरवा सहित 1 दर्जन गांव कटाव की चपेट में हैं, जिसे रोकने के लिए काम चल रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं सदर प्रखंड के मलाही टोला में और सदर प्रखंड का ये वह इलाका है जो कि गंडक का पूरा इलाका माना जाता है और गंडक की वजह से यहाँ लगातार कटाव हो रहे हैं और इस कटाव को रोकने के लिए यहाँ पर कटाव निरोधी कार्य किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो काम चल रहा है ये इवेटमेंट है, यानी कि जो गंडक की जो धारा है उस धारा को मोड़ने के लिए यह कारगर प्रयास किया जा रहा है। और जो जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं और जो बाढ़ संघर्षात्मक जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं, 1.5 किलोमीटर के दायरे में ये काम कराया जा रहा है और करीब 16.5 करोड़ की यह योजना है और 16.5 करोड़ की योजना से जो गंडक की जो धारा है इस धारा को मोड़ने की दिशा में कारगर काम किया जा रहा है। और देखें यहाँ पर लगातार जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं और कितनी कड़ी धूप है और इस धूप के बावजूद भी यहाँ पर काम कराया जा रहा है। और जल संसाधन विभाग का ऐसा मानना है कि 15 जून के बाद से जो मानसून है वो मानसून जो है वो अपने परवान पर होगा और बिहार में मानसून एंटर करेगा। उससे पहले इस काम को संपर्क करा लेना है ताकि गोपालगंज को बाढ़ से बचा जा सके। मुकेश, न्यूज़ 18, गोपालगंज। अब जम्मू में भी कोरोना की जांच होगी। सदर अस्पताल के टीवी वार्ड में कोरोना जांच केंद्र बनाया गया है, जहां हर दिन 40 सैंपल की जांच हो सकेगी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना जांच में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा जमुई सदर अस्पताल में भी कोरोना टेस्ट लैब का लगाया गया है और मैं अभी खड़ा हूं जमुई सदर अस्पताल के जो टीबी वार्ड है वहां पर देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमण जांच केंद्र ट्रू नेट लैब का व्यवस्था किया गया है, यहाँ पर लगाया गया है। अभी तक जितना भी यहाँ से सैंपल जाता था कोरोना के लिए वो पटना जाता था, जिसका जांच रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन की देरी लगती थी। वैसे में लोगों में परेशानी रहती थी कि हमारा टेस्ट का रिपोर्ट कैसा आएगा, नहीं आएगा, और उसका निदान के लिए सरकार के द्वारा ये उपाय किया गया है कि तमाम जिले में जैसा कि जांच कोरोना जांच कराने की बात हुई है उसी तरह से ये ट्रूनेट लैब की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एक बायोसेफ्टी ये भी कैबिनेट भी रखा गया है ताकि यहाँ से किसी प्रकार का संक्रमण न हो। जांच करने के लिए जो है एम्स में भेजते थे, उसमें समय लगता था। अब इस ट्रूनेट मशीन में जो हम जांच करेंगे तो निगेटिव जो आएगा वो निगेटिव को हम लोग यहीं पर अथी कर देंगे कि उसको क्लियर डिक्लेयर कर देंगे कि आपका जो है कोरोना मरीज आप नहीं है, आप में नहीं संक्रमण है, और जो पॉजिटिव आएगा उसको कंफर्म करने के लिए पीसीआर टेस्ट करने के लिए हमको पटना हम भेजेंगे। जैसा कि सिविल सर्जन का कहना है कि वैसे लोग जिनका रिपोर्ट निगेटिव आएगा और वो लगातार कई दिनों तक असमंजस की स्थिति बनी रहती थी कि उनका रिपोर्ट कैसा होगा, उनको राहत मिलेगी। साथ ही जो यहाँ पर ज़िले में जो पेंडिंग रिपोर्ट होते थे, आने में देरी होती, उसको में तेजी आएगी, जिससे लोगों में असमंजस की स्थिति दूर होगी। साथ में यहाँ के लोगों को परेशानी से भी बचना पड़ेगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। छपरा पुलिस लाइन में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हड़कंप मचा है। पुलिस लाइन में ही आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। देखिए संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। छपरा के पुलिस लाइन में भी कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। कल मरीजों की संख्या 1 थी, लेकिन आज जो जानकारियां मिल रही है उसके हिसाब से यहाँ 2 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस लाइन प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पुलिस लाइन का अस्पताल है, जहाँ पे आइसोलेशन वार्ड बना के तैयार कर दिया गया है ताकि जब भी कोई पुलिसकर्मी संक्रमित हो या उसे क्वारंटीन करने की जरूरत हो तो उसे बाहर न जाना पड़े, पुलिस लाइन में ही उसके लिए व्यवस्था कराई जा सके। आप देख सकते हैं ये बेड लगाए गए हैं। सदर हॉस्पिटल से सूचना जैसे है कि
उसका पॉजिटिव निकला है। लेकिन हम लोग एसपी साहब के दिशा निर्देशित के आलोक में अपना व्यवस्था रखे हैं टू टाइट। साहब का जैसे जैसे दिशा निर्देशित किया जा रहा है वैसे वैसे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। व्यवस्था यहाँ आइसोलेशन वार्ड का निर्माण कराया गया है साहब के द्वारा और यहाँ सारे सुविधा हैं सब चीज़ मैंने जी कोई पेशेंट आता है तो जी हाँ सब तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अजय जी है बता रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट अगर पुलिस लाइन में संक्रमण बढ़ता है तो उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हुए, कर्मचारी कोरोना योद्धा की तरह लगातार लगे हुए हैं कि चूंकि पुलिस जो समाज की सुरक्षा करने में अपनी जी जान लगा रहे हैं उनमें अब संक्रमण पाया जा रहा है तो उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और उनकी व्यवस्था कैसे की जाए उसके लिए तमाम अधिकारी गंभीर बने हुए हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क लगाना बेहद जरूरी है। ऐसे में मास्क के बहाने एनडीए के घटक दल वोटरों तक पहुंच रहे हैं और लोगों के बीच मास्क का वितरण कर रहे हैं। वहीं विपक्ष इसे लेकर तंज कसता दिख रहा है। कोरोना संकट के बीच इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। वर्चुअल रैली के जरिए सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार का मन बना लिया है। ऐसे में वोटरों तक पहुंचने के लिए एनडीए के घटक दल बीजेपी और एलजेपी सिंबल लगे मास्क को बांटने में जुट गई है। जिस जरूरतमंद को मास्क लेने में खरीदने में कठिनाई है उसको हम लोग मास्क देने का काम कर रहे हैं। 15 से 20 हजार मास्क हम लोग बांट चुके हैं और टारगेट कुछ नहीं है। जितना मास्क लगेगा 50 हजार भी लगेगा तो हम लोग 50 हजार बांटेंगे, 1 लाख लगेगा तो 1 लाख बांटेंगे। कोरोना काल में वोटरों के बीच बीजेपी के मास्क वितरण को देखते हुए घटक दल एलजेपी भी उन्हीं की राह पर चल पड़ी है। घर घर मास्क पहुंचाने की इस पहल को एलजेपी सामाजिक सहायता और चुनावी शंखनाद मान रही है। एलजेपी ने भी 10,000 मास्क बनाने का ऑर्डर दिया है। हर घर में जिस तरह से हमारा मास्क पहुंच जाए, हमारा सिंबल पहुंच जाए, इस हिसाब से कि बीमारी के समय में भी एक तरह से सामाजिक सहायता भी हुआ और हमारा जो है सो चुनावी शंखनाद भी यह होगा। वहीं बीजेपी और एलजेपी के मास्क बांटे जाने पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए इसे अनैतिक बताया। साथ ही लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए जाने की भी बात कही। लोगों को मास्क बांट करके और उसमें चुनाव चिन्ह सहित चुनाव चिन्ह दे करके यह तो सबसे बड़ा घृणित काम हो रहा है, सबसे बड़ा अनैतिक काम हो रहा है। चुनावी गतिविधियों के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में सिंबल लगा मास्क बांटे जाने पर विपक्ष को कोरोना काल में एक नया मुद्दा मिल गया है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव की रिपोर्ट। बिहार लौटे प्रवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। सरकार का यह दावा है कि सभी प्रवासी मजदूरों को उनके स्किल के अनुसार काम दिया जाएगा, जिसके लिए स्किल मैपिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को इंतजार है कि जल्द ही उनकी जिंदगी पटरी पर लौट आए। लॉकडाउन में लगभग 18,000 प्रवासी मजदूर मुंगेर जिले में वापस लौटे हैं, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रखने के बाद 7 दिनों के होम क्वारंटीन के लिए घर भेज दिया गया है। 18,000 प्रवासी मजदूरों में 70% अकुशल मजदूर हैं, जबकि 30% दर्जी, ड्राइवर, राजमिस्त्री, हेल्पर, सिलाई, पेंटर जैसे कुशल मजदूर हैं। जिला प्रशासन द्वारा इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्किल मैपिंग कराया गया है। सभी व्यक्तियों का हम लोगों ने स्किल मैपिंग कराया है, यानी कि वो क्या काम करने में दक्ष हैं उसका मैपिंग कराया गया है। इसके अनुसार जो व्यक्ति जिस स्किल में काम करने में एक्सपर्ट हैं उनको संबंधित विभाग के साथ टैग किया गया है। इसके लिए श्रम साधन पोर्टल पे एप्लीकेशन है, जिसमें चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हों या प्राइवेट एजेंसीज हों, वो उसके ऊपर अपनी अध्याचना व्यक्त कर सकते हैं। इन प्रवासी कुशल मजदूरों को जिला प्रशासन रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही उद्योग विभाग के माध्यम से बैंकों द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लोन भी दिलवाएगी। अपने घर में काम मिलने से इन मजदूरों में उम्मीद जगने लगी है। इनके माने तो जब घर में ही काम मिल जाए तो फिर ये बाहर जाने की क्यों सोचे। हम लोग तो सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग गाँव में ही कुछ रोजगार दे दें, इसी तरह से तो अच्छा है, क्यों दूसरे राज्य में जाऊंगा कुछ काम करने के लिए। ये सरकार से यही है कि यहाँ पे कोई बिजनेस दे हम लोग का लिए, जो कि हम लोग बाहर नहीं जाएं काम करने के लिए, हम लोग यहीं काम करना चाहते हैं।
प्रवासी मजदूरों को काम दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने कई पहल भी की है। सिलाई कार्य से जुड़े लोगों को मास्क बनाने के कार्य में लगाया गया है। वहीं अकुशल मजदूरों को उनके पंचायत स्तर पर ही चल रहे योजना कार्यों में लगाए जाने की तैयारी है। तमाम तैयारियों को अगर हकीकत का अमली जामा पहना दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब किसी मजदूर को राज्य से पलायन करने की जरूरत ही न पड़े। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सूरत और दूसरे शहरों से गया आए बुनकरों को पटवा टोली में काम नहीं मिल रहा। उद्योग विभाग ने तीनों शिफ्ट में काम करने की इजाजत नहीं दी है। लॉकडाउन से पहले यहां करीब 40,000 बुनकर काम कर रहे थे। फिलहाल सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक एक शिफ्ट में काम किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय बुनकर काम कर रहे हैं। हालांकि डीएम अभिषेक सिंह ने कहा कि उद्योग विभाग की अनुमति के बाद ही 3 शिफ्ट में काम शुरू किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा कि आप लिखित आवेदन दें, मैं उसको करूंगा। तो हम लोग का प्रयास है कि पावर लूम इंडस्ट्री में हमारे पास हमारी बात हुई है नागपुर में बुनकर समिति के साथ। उनके द्वारा कहना है कि 20 से 25 हज़ार लोगों को वो वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसका भी प्रस्ताव हम लोग सरकार को भेज रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।